सबको मालूम है कि अभी अभी हमने इलेक्शन लड़े थे और ये इलेक्शन में पिछले 15-20 साल की सामाजिक जिंदगी के बल पर और 5 साल की मेहनतों के बल पर जो हमने मेहनत से कमाया है, लोगों की मोहब्बत कमाई है, लोगों का एतमाद भरोसा कमाया है, सभी जात मजहब के लोगों का विश्वास कमाया है और सभी लोगों की दुआएं, आशीर्वाद, शुभकामनाएं कमाई है। और वो सब कुछ कमाने के बाद वो सब तिजोरी में जब बंद करने का था, उसको जब ईवीएम में कैद करना था, तो उस पे हमला हो गया और उस पे हमला हुआ। कुछ डाकुओं ने भी हमला करे, कुछ चोरों ने भी करे और कुछ चिंदी चोरों ने भी करे। तो अब हम वो उसमें लगे वाले हैं अभी कि जो डाकू ने डाका डाले उनका हिसाब होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंड होना चाहिए। जो चोरों ने चोरी करे उन पे भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ चिंदी चोर है उन पे भी नजर रखे कि उनका भी कोई बंदोबस्त करना है। तो वो लड़ाई नहीं होने से मैं भी प्रोग्राम वगैरह की तारीख इस बार किसी को दिया नहीं था। जफर भाई बहुत परेशान करके फोन करके आना पड़ता था, आना पड़ता। फिर अफजल भाई भी थे, सब लोगों ने इसरार किया। तो मैंने सोचा कि भाई अपने जिले में कुंडलवाड़ी एक ऐसा शहर है, गांव है, बस्ती है जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है। वो बहुत ज्यादा वहाँ पर सेंसिटिव माहौल बन जाता है छोटी छोटी बात के ऊपर। और बिलोली तालुका भी वैसे ही सेंसिटिव बन गया था, नहीं बन गया, और बिलोली तालुका सेंसिटिव बन गया, नागर जिला भी सेंसिटिव। तो अपन सेंसिटिव जिले में जो सेंसिटिव संवेदनशील माहौल है उसमें तेल डालने वाले, आग डालने वाले बहुत आते। मतलब अपन भी जाना चाहिए, पानी डाल के बुझाने वाले भी लोग जाना चाहिए, मट्टी डालने वाले भी जाना चाहिए। और कायदा सुव्यवस्था कायम रखना अपने को लगता पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनके बाद में पहले अपनी जिम्मेदारी है। एक अच्छे शहरी, एक अच्छे नागरिक के हैसियत से आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि अपने शहर का अमन कायम रहे। अपने शहर में चैन, अमन, लॉ ऑर्डर रहेगा तो तरक्की होती। और अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा तो तरक्की नहीं होती। तो तरक्की किसकी होती है? मुसलमानों की होती क्या? खाली हिंदू की होती क्या? खाली दलितों की होती क्या? खाली पिछड़ों की होती क्या? खाली आदिवासियों की होती क्या? पूरे शहर की होती। अब जब पूरे शहर की तरक्की होंगी तो हिंदुओं की भी होंगी, मुसलमानों की भी होंगी, दलितों की भी होंगी, आदिवासियों की भी होंगी, भटकों की भी होंगी और दीगर पिछड़े तबकात की भी होंगी। तो तरक्की के लिए अपने शहर का चैन अमन बरकरार रहना जरूरी है। अब चैन अमन बरकरार रहा तो दूसरे को जरूरी काम जो प्रशासन को करने के हैं वो कर सकते हो, है ना। चोरों को पकड़ सकते हैं, बहुत सारे चोरा रहते हैं। मैं बोला ना अभी मेरे ऑटो पे डाका गिरा, ऑटो पे चोरी हुई, ऑटो पे चिंदी चोरों ने मस्ती कर दिए। तो ऑटो पे होती ऐसा नहीं है ना, रेती पे भी होती, रेती पे भी चोरियां होते, डाके गिरते, रेती के भी मामला होते। प्रशासन को ध्यान देने को टाइम होना कि नहीं उस पे। अपन अगर उनको कायदा सुव्यवस्था में अटका देंगे तो फिर चोरों की चांदी हो जाती। घरों पे चोरे होते, डाके होते, करप्शन होता, संस्थाओं में होता, स्कूलों का पैसा चोर लेते, स्कूल को आया वाला फंड खा लेते। तो ये सब करने के लिए प्रशासन को, पुलिस को खुला रखना पड़ता। और पुलिस को खुला रखने का तो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना पड़ता। तो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो हम इधर अगर आप देखो 10 पुलिस वाले यहाँ एंगेज हो गए, एक कुंडलवाड़ी जैसे गांव में 10 पुलिस कर्मचारी को एंगेज होना पड़ा के लिए अपने प्रोग्राम शुरू होने से खत्म होके सब भर गए तक बेचारों को यहाँ आगे बैठना पड़ रहा। हम नांदेड़ में 5-5 हजार के मोर्चे निकालते तो 10 पुलिस नहीं आती। एसपी साहब बोलते फारूक भी कहना कुछ जरूरत है बंदोबस्त की, उनका कर लेते। तो ये प्रशासन को हम पे भरोसा है। बोला फारूक भाई को भी क्या करे, भड़को भाषण वाला बना दी। पूरे नांदेड़ को, पूरे मराठवाड़ा को, पूरे महाराष्ट्र को और अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के बाहर लोगों को मालूम है कि फारूक भाई भड़काने वाली बात नहीं करते। फारूक भाई तोड़ने वाले, आग लगाने वाले नहीं है, तो जोड़ने वाले और आग बुझाने वाले हैं। मगर जो अपने विरोधक है उनको मियाँ भाई कैसे चल रहा नहीं, मियाँ भाई बोले तो होना चाहिए, कौन सा भी रहा तो
उनको हर मियाँ भाई में तो अब्दुल दिखता, नहीं तो फिर जिहादी दिखता। तो ये जो फिरका परस्त है, उन्होंने मेरे अच्छे अच्छे वीडियो को काट के टुकड़े करके वायरल करे। अरे दोस्ता नहीं करे भाई, वीडियो वायरल करने को लोग आईटी की टीम लगा रहे, सोशल मीडिया को पेड लोग लगाना पड़ता, पेड लोग लगाते तो वायरल होता। ऐसा जो वायरल होता क्या भाषण, ऐड लगाते, स्पॉन्सरशिप लगाते, लाखों रुपए लगा के वायरल करते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे मुखालिफिन से काम ले लिया कि मेरे वीडियो को वायरल करें। देखो देखो फारूक कितना बड़ा बोल रहा बोले, और मोदी जी को बोल रहा बोले, गृह मंत्री को बोल रहा बोले, क्या उखाड़ लो बोल के। अरे होरे भाई बोला मैं क्यों बोला, मैं क्यों बोला कि ये तो बोलना था ना, वो नहीं बोल रहे, खाली टुकड़ा काटे, उखाड़ लो। और मेरे को आके मीडिया वाले बोल रहे ये तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा, सही है क्या, तुम बोले क्या? मतलब हाँ भाई सही है, मैं बोला तो बोला, मैं बोला, मगर क्यों बोला ये जानना पड़ेगा कि नहीं। पूरा भाषण वायरल करे तो क्यों बोला भी आता, तो पूरा नहीं करते उन्होंने, काट के उतना टुकड़ा डालते जितना उनको आग लगाने में काम में आता। अगर पूरा भाषण डाले तो वो आग लगाता नहीं, आग बुझाने का काम करता। बराबर है। अब जिस कुंडलवाड़ी का तालुका बिलोली है, वो बिलोली में हजरत टीपू सुल्तान की जयंती को परमिशन नहीं मिली, सुना मैं सुना वहां परमिशन नहीं मिली, तालुके पे परमिशन नहीं मिली, मगर तालुके के अंदर के अंडर में आने वाले कुंडलवाड़ी में परमिशन मिली। खुशी की बात है कि नहीं। तो यहाँ के जितने पुलिस अधिकारी हैं उनका सबका मैं इस मंच से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि तुमको भरोसा था कि जो बच्चे प्रोग्राम ले रहे इससे कुछ शरारत नहीं होने वाली है, भाई अच्छे मकसद से ले रहे, ये आपको मालूम था, आपने परमिशन दिए बच्चों को हौसला अफजाई करे, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन बिलोली में क्यों नहीं मिली? अपने देश में, भारत में हजरत टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को परमिशन नहीं मिलना, बोले तो बहुत ही गजब की बात हो गई। ये कुछ अच्छा काम तो नहीं हो रहा, क्यों नहीं मिली भाई परमिशन? तो बोले कायदा सुव्यवस्था बिगड़ सकती। किसके प्रोग्राम लेने से? हजरत टीपू सुल्तान का प्रोग्राम लेने से। क्यों हजरत टीपू सुल्तान मियां भाई है ना, बाकी तो कुछ नहीं ना हो जाए। उन्होंने क्या क्या मियां भाई है, अब मियां भाई, अरे भाई मियां भाई क्या मियां भाई का तुमको मालूम क्या है भाई? मियां भाई का बहुत कुछ है। अब्दुल पंचर वाला सोशल मीडिया पे लिख रहे अब्दुल, अरे मियां भाई अब्दुल भी है और मियां भाई टीपू भी है। अभी यहाँ पे बोलेंगे नहीं शौकत अली सर ने कि हजरत टीपू सुल्तान ने भारत को पहली बार मिसाइल देने का काम करे। कौन दिया मिसाइल भारत को पहली बार? हजरत टीपू सुल्तान ने दिए। ये खाली शौकत अली सर बोल रहे क्या? नहीं, आप क्या करो, पूना में मिलिट्री का एक म्यूजियम है, मिलिट्री का है, और उसमें भारत देश के इतिहास परंपरा में जो भी मिलिट्री के बहादुरी के काम होने वाले हैं उनके नाम की गैलरी बनने वाले हैं। तो पूना के छावनी में कैंटोनमेंट में म्यूजियम है, वार म्यूजियम बोलते हैं उसको। वो म्यूजियम बोले तो वार म्यूजियम है, वार बोले तो जंग का म्यूजियम है। वहां पे आपाजान के फोटो नहीं लगते। वार म्यूजियम में मुजाहिदों के, शहीदों के, सिपाहियों के, सैनिकों के, जंगजुओं के सामान रखते वार म्यूजियम में हो। नहीं तो दूसरे म्यूजियम में रानी की अंगूठी भी रही थी, रानी ने बालों में लगाए वाले कांटे झुमके भी रहते, वो म्यूजियम में बहुत रहते। मगर ये वार म्यूजियम है, वार जंग म्यूजियम, और भारत सरकार ने वो जंग म्यूजियम में एक गैलरी सजाए वाली है, और उस गैलरी के अंदर टीपू सुल्तान के दौर के हथियार रखे वाले, तोप रखे वाले, मिसाइल का नमूना रखे वाला है। और वहां पे टीपू सुल्तान की फोटो लगे वाली और उसके ऊपर लिखे वाला है मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन। कौन है भाई मिसाइल मैन? टीपू सुल्तान है।
हजारों राजा होके गए, 25-50 हजार राजा तो होके गए होंगे कि नहीं। अब अगर हमको 50-60 हजार 1 लाख राजा होकर गए, अब आपने बोले कि कौन कौन से राजा हुए, तो हिंदू समाज के भी राजा हुए, मुस्लिम समाज के भी राजा हुए, बौद्ध समाज के भी राजा हुए। सम्राट अशोका का इतिहास है ना, तो हर समाज के राजा होके गए। अब अगर आपने एमपीएससी यूपीएससी करने वाले एक भी आदमी को बोले कि आप राजाओं के नाम लिखो, भारत पे राज करने वाले राजाओं के नाम लिखो, तो गली के टीपू सुल्तान जयंती नहीं होना बोलने वाले से लेके तो यूपीएससी पढ़े वाले तक मेरा सवाल है, आप कितने राजाओं के नाम लिख सकते हैं? अगर कोई हिंदू राजाओं के भी नाम लिख रहा तो 1 2 3 5 10 12 13 14 15 16 17 गुरु क्या 18 वो सोचा किताब टोटल तो 20 और भी टोटल तो 25, हर किताब खगाना तो 50, हर किताब खगाना तो 60। लेकिन आपको आंखें मूंदते बराबर भारत पे राज करने वाले हिंदू राजाओं के नाम पूछे बराबर, आपको सबसे पहले जो नाम याद आते उसके अंदर कुरवाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम याद आता, महाराणा प्रताप का नाम याद आता, आपको बहादुर पृथ्वीराज चौहान का नाम याद आता, बराबर है। ये 5 10 12 15 नाम पट 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 याद आ जाते। ऐसा जो मुसलमान बादशाहों के नाम पूछे तो आपको पट 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 नाम याद आए, बोलो कौन कौन से मुसलमानों में बादशाह है, तो 5 10 12 15 नाम याद आते, बाकी के नाम क्यों याद नहीं आते? और जब ये संविधान लिखा जा रहा था, उस संविधान समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, उनकी कमेटी और संविधान सभा में चर्चा हुई कि अपने संविधान के किताब में हमको भारत के उन महासपूतों के तस्वीरों को शामिल करना पड़ेगा जिन महान सपूतों को इस भारत भूमि ने गौरवशाली इतिहास जिसका देखा है। तो तब भारत के संविधान के अंदर कुरवाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर है, महाराणा प्रताप की तस्वीर है, भारत के बहादुर बादशाहों के तस्वीरें लगाते वक्त उसी संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 2 मुस्लिम बादशाहों की भी तस्वीरों को शामिल किया और उसके अंदर एक मुगल बादशाहों के प्रतिनिधि के तौर पे सम्राट अकबर थे और एक भारतीय मूल निवासी बादशाहों के अंदर हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर भी है। संविधान की मूल प्रत में डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान की मूल प्रत में हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर रखकर यह बताया कि भारत में सामाजिक न्याय देने वाले, समाजी इंसाफ करने वाले, सब समाज को लेकर चलने वाले, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले जो बादशाह होकर गए उन बादशाहों में हजरत टीपू सुल्तान का नाम भी शामिल है, इसलिए भारत के संविधान में उनकी तस्वीर है। आज मुझे कहना है भारत के संविधान में जिनकी तस्वीर शामिल की गई है तो वो संविधान का गौरव बढ़ाने वाला कार्यकाल है, उनका काम है। क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान ने जब अपना राजपाट किया, उस राजपाट के अंदर उन्होंने अत्याचार अन्याय नहीं किए। उस दौर में परंपरा थी औरतों को कमर के ऊपर कपड़े ढकने का अधिकार नहीं था, लेकिन हजरत टीपू सुल्तान ने इस परंपरा को तोड़ दिया और कानून निकाला कि मेरे राज में हर औरत को अपना पूरा शरीर ढकने का, पूरे कपड़े पहनने का अधिकार होगा। जो उनको कपड़े पहनने से रोकेगा उन पे शासन होगा, उनको काल कोठरी में डाला जाएगा। ये कानून बनाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान थे। लेकिन इन लड़ाइयों में जो साथ देते हैं वो वफादार होते हैं, जो धोखा देते हैं वो गद्दार होते हैं। आज बहुत लोग नाम ले रहे हैं मीर सादिक मीर जाफर का,
ऐसे भी लोग नाम ले रहे जो खुद मीर सादिक मीर जाफर का काम कर रहे दूसरी जगह जाके, उनके साथ कोई करा तो मीर सादिक की याद आता। क्या किस्सा है मीर सादिक का? कौन थे मीर सादिक? हजरत टीपू सुल्तान के कमांडर थे और उन्होंने अंग्रेजों से मैनेज होकर हजरत टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से हजरत टीपू सुल्तान शहीद हुए, नहीं तो उनको मारना नामुमकिन था। लेकिन उनके साथ दगा फटका गद्दारी की करने वाले आदमी का नाम मीर सादिक है। और जब उसने धोखा फरेब करके हजरत टीपू सुल्तान का कत्ल किया गया, हमला किया गया, शहीद किया, उस वक्त में हजरत टीपू सुल्तान का वफादार सैनिक देख रहा है जख्मी है, लौलियान है, नीचे गिरा हुआ है, अपने दम तोड़ने को है, लेकिन वो देख रहा है कि उसके सुल्तान को मीर सादिक ने धोखा देकर हमला करा दिया। हजरत टीपू सुल्तान शहीद हुए, लेकिन उस वफादार सैनिक ने हजरत टीपू सुल्तान को शहीद होता हुआ देखने के बाद मीर सादिक को इशारा करके बुलाया, कहा कि इधर आओ। जब वो घोड़ा लेके करीब आया, उसको बोले नीचे उतरो, वो नीचे उतरा, बोला मेरे नजदीक आओ। बोला क्यों? बोले तुमको एक राज बताना है, हजरत टीपू सुल्तान का खजाना कहाँ छुपा हुआ है, वो राज बताना है। मेरी आवाज नहीं निकल रही, जरा नीचे आओ, मेरे मुंह के पास अपना कान लाओ। और जब मीर सादिक झुका और उन्होंने वफादार सैनिक के पास कान लेकर गया, लहूलुहान जख्मी दम तोड़ते हुए उस वफादार सैनिक ने बाजू में गिरी हुई अपनी तलवार उठाई और मीर सादिक की गर्दन को छाट दिया। जिसने मेरे सुल्तान को धोखे से मारा, मैंने उसको भी कत्ल कर दिया। ये उस वफादार सैनिक का नाम नागप्पा है, नागप्पा, जो मुसलमान नहीं था, हिंदू था। ये तारीख है हजरत टीपू सुल्तान की। फारूक अहमद ने अपने जिंदगी में सब समाज में जाके तकरीरें, भाषण किए, और मैं आपको कहता हूं मेरे 20 साल की जिंदगी में कम से कम मैंने महामानव के जयंतियों पे जो भाषण किए, कम से कम 4-5 हजार भाषण मैंने किए। इन 5,000 भाषणों में सबसे ज्यादा भाषण मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव जयंती पे किया है, बाबा साहब के भीम जयंती पे किया है, अन्ना भाऊ साठे के जयंती पे किया है, अन्ना भाऊ के लिए किया है। मैंने आज तक अगर टीपू सुल्तान पे भाषण किए होंगे तो 15 या 20 ही किए हैं। खाली 20 भाषण किए होंगे हजरत टीपू सुल्तान के लिए, लेकिन बाकी के 4,980 भाषण इस भारत को खड़ा करने वाले तमाम महामानवों के सम्मान में किए हैं। जैसे एक फारूक अहमद मुसलमान होते हुए 4,980 भाषण भारत के महामानवों के लिए करता है और 20-25 भाषण टीपू सुल्तान के लिए करता है। ऐसे भारत में कई लोग होकर गए 95% गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाई, दलित भाई, ईसाई भाई है, जिन्होंने टीपू सुल्तान पर संशोधन किए, किताबें लिखी, गाथाएं लिखी, गीत लिखे, तारीफें लिखी, फिल्में लिखी, नावल लिखी, किस्से लिखे, कहानियां लिखे। उनमें मुसलमान 5% भी नहीं है। इसलिए महामानवों को देखते वक्त में धर्म और जाति के चश्मे से देखना बंद करना पड़ेगा। ये एक धर्म के लिए नहीं जिए, ये एक जाति के लिए नहीं जिए, ये समाजी इंसाफ के लिए लड़े, समाजी इंसाफ के लिए जिए और समाजी इंसाफ के लिए मरे। इनको धर्म जाति के चश्मे से देखना जब तक बंद नहीं करेंगे, हम अपने भारत की तरक्की के खुद रुकावट बन रहे हैं, खुद गतिरोधक बन रहे हैं, खुद दुश्मन बन रहे हैं। अगर कुंडलवाड़ी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो कुंडलवाड़ी की तरक्की रुकेगी। ये मैंने शुरू में कहा आपको, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, खाली एक धर्म जाति के लोगों के धंधे बंद नहीं होते, एक धर्म जाति की मजदूरी बंद नहीं होती, एक जाति धर्म के लोगों का काम बंद नहीं होता, सभी धर्म जाति के लोगों के धंधे बंद होते, काम बंद होते, मजदूरी बंद होती और उनके आने वाले पैसे रुक जाते और कमाए वाले पैसे में घर चलाना पड़ता है।
अगर खाली कुंडलवाड़ी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो सभी धर्म जाति का नुकसान होता होगा, तो भारत के अंदर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो सभी धर्म जाति का नुकसान होता है। और लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा तो तरक्की के ऊपर बात होगी, विकास पे बात होगी, शिक्षण पे बात होगी, रोजगार पे बात होगी, तरक्की पे बात होगी, सड़कों पे बात होगी, पुल पे बात होगी, अच्छे राजनीति पे बात होगी। लेकिन अच्छे राजनीति पे बात ना हो, इसलिए धर्म जाति के नाम पर झगड़ा लगाया जा रहा है। इसलिए अगर आज टीपू सुल्तान जयंती के अवसर पे कोई संकल्प करना है तो ये संकल्प करो कि हमारे देश के अंदर हम दंगे फसादात को रोकेंगे, लेकिन अकेले नहीं रोकेंगे। जो नफरत फैलाने वाले उनसे भी भाईचारा करना पड़ेगा, उनसे भी दोस्ती करनी पड़ेगी, उनसे भी मुलाकातें करनी पड़ेगी, उनको भी अपनी किताबें देनी पड़ेगी, उनको भी हक बात समझानी पड़ेगी। हमारे दिमागों में बैठा है कि खाली ये समाज अच्छा और खाली वो समाज बुरा है। हर समाज में अच्छे लोग हैं, हर समाज में बुरे लोग हैं, हर समाज में अच्छे लोग हैं, हर समाज में शरारती लोग हैं। चंद शरारती लोगों को देखकर पूरे समाज को बुरा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर समाज तबके के साथ आपको आगे बढ़ के दोस्ती करनी पड़ेगी। आपको कोई दिवाली के फरार को बुलाओ के मत बुलाओ, रमजान के ईद को शिरखुर्मे के लिए तुमको उनको बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, जाके मिलना पड़ेगा। हमको अपनी दोस्ती और अपनी दावत कायम रखनी पड़ेगी। और ये अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई राजनीति, अरे राजनीति बुरी चीज नहीं है रे भाई। राजनीति का मकसद, अरे राजनीति अच्छा मकसद के लिए होती है।